हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। हम मॉक टेस्ट कर रहे थे आपकी डिमांड पे, और अपने लास्ट मॉक में, दैट इज़ मॉक टेस्ट नंबर 4 में हमने 50 एमसीक्यूज़ कवर किए थे, और यहाँ तक हमने मॉक नंबर 4 में कवर किया था। ठीक है, आज का जो लेक्चर है ये मॉक नंबर 5 होगा, और ये रिमेनिंग वाले 50 एमसीक्यूज़ हम इसमें कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आप एक्सप्लेन ज़्यादा करते हो, तो कम एक्सप्लेन किया करो। तो भाई अगर एक क्वेश्चन करता हूँ मैं, तो उस पूरे के पूरे कंसेप्ट को डिटेल में समझा देता हूँ, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट रखने की। मेरा क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो अगर आप चाहेंगे जल्दी जल्दी करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, बट मुझे मज़ा नहीं आता उसमें। मुझे अच्छा लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके दिमाग में जाना चाहिए और आपको उसका बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, फिर भी आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि मुझे कैसे करना चाहिए, डिटेल में या सीधा सीधा आपको आंसर बता दूँ। जैसे हम मॉक करते हैं आप वैसे ही करेंगे। आगे नेक्स्ट आप काउंटिंग लिख देंगे 51 से लेके 100 तक, अपना आंसर लगाएंगे, पास करेंगे, अपना आंसर लगाएंगे, फिर मेरा सुनेंगे, एंड पे मैच करेंगे, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने मार्क्स आए हैं आपके। हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये किया था कार्ल वसाक ने। कार्ल वसाक ने थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट दिया था। कितनी जनरेशन के ह्यूमन राइट्स होते हैं? तो कार्ल वसाक ने ही क्लासिफिकेशन दी थी, 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, कब दी थी? डेट याद रखनी है, 1979 में। कौन कौन सी थी 3 जनरेशन है ये, और क्या क्या याद रखना है? ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन राइट्स, सेकंड जनरेशन राइट्स, थर्ड जनरेशन राइट। फर्स्ट जनरेशन राइट्स लिबर्टी की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? लिबर्टी की, मतलब राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, राइट टू वोट। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा राइट टू वोट कौन से जनरेशन के राइट हैं? तो राइट टू वोट, राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, राइट टू लिबर्टी, ये हैं फर्स्ट जनरेशन के राइट। फर्स्ट जनरेशन के राइट से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नेचर ऑफ फर्स्ट जनरेशन राइट इज, तो आप लगाएंगे नेगेटिव। अगर पूछा जाए सेकंड जनरेशन की नेचर, तो वो होगी पॉजिटिव। अगर पूछा जाए थर्ड जनरेशन राइट का नेचर, तो वो होगा कलेक्टिव। तो 3 क्वेश्चन आपके ये हो गए, फर्स्ट नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, थर्ड कलेक्टिव। फिर कंसेप्ट किसने दिया? कार्ल वसाक ने। कब दिया? 1979 में। तो 6-7 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। और क्या क्या याद रखना है? राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, राइट टू वोट, लिबर्टी की बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन राइट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड जनरेशन राइट की। ठीक है, सेकंड जनरेशन राइट इक्वालिटी की बात करते हैं। मैच करने के लिए आएगा इक्वालिटी, तो आप करेंगे किसके साथ? सेकंड जनरेशन। लिबर्टी फर्स्ट, इक्वालिटी किस में? राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ। राइट टू वर्क के साथ मैच करेंगे सेकंड जनरेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ के साथ सेकंड जनरेशन राइट। और नेचर क्या रहेगा इनका? पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड जनरेशन राइट फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, मिल के आगे बढ़ने की बात करते हैं, सॉलिडेरिटी की बात करते हैं। तो मैच करने के लिए आ जाएगा सॉलिडेरिटी या फ्रेटर्निटी, तो आप करेंगे थर्ड जनरेशन राइट। राइट टू डेवलपमेंट, अपनी आप की डेवलपमेंट करना, राइट टू हैव अ हेल्दी इन्वायरमेंट, एक अच्छा माहौल होना चाहिए। पीस, पीस के साथ मैच करने के लिए आए तो थर्ड जनरेशन राइट। इन्वायरमेंट के साथ मैच करने के लिए आए तो थर्ड जनरेशन राइट। और नेचर क्या है इनका? कलेक्टिव। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीन राइट्स किस जनरेशन के राइट्स को कहते हैं? तो ग्रीन राइट्स कहते हैं थर्ड जनरेशन के राइट्स को। तो एक क्वेश्चन के साथ मैंने आपको ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चन बता दिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे ना मैं एक्सप्लेन करूं ज़्यादा, बताओ मुझे, क्या ऐसे ही टाइम पास करूं? मेरा मन तो नहीं करता, आप मुझे बताएं। हु कॉइन द टर्म जीनोसाइड।
द जीनोसाइड टर्म किसने काइन की थी? ठीक है, तो किसने की थी जीनोसाइड टर्म काइन? जीनोसाइड टर्म की थी जनाब जेफरन ने नहीं की। ये क्वेश्चन ही गलत दिया है, आप इसका याद रखेंगे डी पार्ट। किसने दी थी जीनोसाइड टर्म? दी थी राफेल, RAPHEL, राफेल लेम्किन ने। ठीक है, जीनोसाइड टर्म किसने दी थी? राफेल लेम्किन ने। कौन थे ये? ये एक पॉलिश लायर थे, पोलैंड के लायर थे, वकील थे। इनकी एक बुक भी आपने याद रखनी है, एक्सिस रूल इन ऑक्युपाइड यूरोप। इन ऑक्युपाइड, OCCUPIED, इन ऑक्युपाइड यूरोप। ठीक है, एक्सिस रूल इन ऑक्युपाइड यूरोप किसकी बुक है? राफेल लिम्किन की। इस बुक में ये बात करते हैं जीनोसाइड की। क्या कहते हैं? जीनोसाइड क्या है? जीनोसाइड जो है, पूछा जाता है जीनोसाइड ग्रीक वर्ड है या लेटिन वर्ड है? तो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ये, जो दो वर्ड से मिला है। जीनो, तो जीनो का मतलब होता है रेस, साइड का मतलब होता है किल करना। तो किसी एक रेस के लोगों को मारना होता है जीनोसाइड। ठीक है, आ गया समझ? इन्होंने ये बड़े लेवल पे कैंपेन चलाया था, बड़े लेवल पे इन्होंने कैंपेन चलाया था, और इनके एफर्ट्स की वजह से बाद में कंडक्ट करवाया गया था यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड 1948। याद रखेंगे आप इसको ये। ठीक है, अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। बैक जाएं, फिर से सुन लें, फिर से एक बार बता देता हूँ कि इन्होंने इतने बड़े लेवल पे काम किए कि इनके, अच्छा ये है यहाँ राफेल लेम्किन, ये शो नहीं हो रहा था। ठीक है, हु कॉइन द टर्म जीनोसाइड? राफेल लिम्कन। कौन है ये? पॉलिश के एक लायर थे। 1944 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, एक्सिस रूल इन ऑक्युपाइड यूरोप, जहां इन्होंने बात की थी जीनोसाइड की। ये कहते हैं क्या? जीनोसाइड ग्रीक वर्ड है, जीनो मीन्स रेस, साइड मीन्स किल। इनका कंपेन इतने बड़े लेवल पे चला कि इसकी वजह से क्या हुआ? यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड 1948। तो इतना आपको याद रखना है, ज्यादा नहीं। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के फाउंडर थे हेनरी डुनात। हेनरी डुनात। ठीक है, हमने पढ़ा था बैटल ऑफ सोल्फेरिनो, पढ़ी थी ना इंटरनेशनल लॉ में, हमने पढ़ा था बैटल ऑफ सोल्फेरिनो। कब हुई थी ये? 1859 में। ये एक मार्चेंट थे, बिजनेसमैन थे। तो ये देखते हैं बैटल ऑफ सोल्फेरिनो में कि कैसे कोई डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, कौन से दुश्मन सोल्जर हैं और कौन से अपने सोल्जर हैं। एकदम जख्मी हालात में पड़े हुए हैं, जानवर परिंदे वगैरह उनको खा रहे हैं। तो ये बड़े दुखी हुए और इन्होंने काम करना स्टार्ट किया, और इनकी एक बुक भी है मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो। तो मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो किसकी बुक है? हेनरी डोनात की। हेनरी डोनात की कब की है? 1862 की। इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। ठीक है, चलिए। द यूएन सबमिशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1947 बाई। पहले नंबर पे तो ये पता होना चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज कब इस्टेब्लिश किया हुआ था? जब हमारा देश आज़ाद होता है 1947 में। ठीक है, तो किसने इस्टेब्लिश किया? द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स भी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपोनेटेड द मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? तो कौन होंगे? ये हैं एवी डाइसी। एवी डाइसी वही जिन्होंने रूल ऑफ लॉ दिया था, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ दिया था। और क्या दिया था इन्होंने? और इन्होंने दिया था सुपरमेसी ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ के लिए कौन जाने जाते हैं? कि कानून ही सब कुछ है, सबसे पहले कानून। तो सुपरमेसी ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ, एवी डाइसी। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल मॉडर्न नेचुरल जस्टिस, एवी डाइसी। ठीक है,
ये क्वेश्चन क्या है, मिसप्रिंट हुआ है, एक मिनट। लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, अच्छा ये दिख रहा है, ये है राइट ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंग टू, मतलब हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो कौन सा राइट है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब नहीं है, अब ये है लीगल राइट। ठीक है, पहले क्या था, फंडामेंटल राइट कहाँ था, आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 31 में। फिर ये लीगल राइट कब बना, तो लीगल राइट बना ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, चेक कर लेना मैं सही हूँ या गलत, 1978। ठीक है, ये लीगल राइट बना। आज कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 300A में है। ठीक है, पार्ट कौन से में है, पार्ट 12th में। अगर कभी कोई क्वेश्चन होता है, बड़ी बार गलत बता देता है बंदा, तो कमेंट सेक्शन में बता दें तो मैं ठीक कर दूंगा, गलतियां हो जाती हैं जल्दी में। राइट टू फ्रीडम इज गारंटीड बाय, तो राइट टू फ्रीडम जो है वो किस आर्टिकल में आती है, हमें पता है राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू इक्वल, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे आज, 6 राइट्स हैं फंडामेंटल राइट। कौन कौन से, फर्स्ट राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18। फिर राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 4 नंबर का, कौन कौन सा है, 25 से लेके 28 तक। फिर राइट ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 एंड 30। 31 क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, और आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिनमें 5 रिट्स आती हैं, जिसके द्वारा अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट इम्बॉडाइड इन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो इंडिया के प्रीएम्बल में नहीं है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट बिल्कुल है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ हाँ है, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात प्रीएम्बल नहीं करता। हमें पता है क्या क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो लिबर्टी में क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, यही चीज़ें हैं ना। कहीं बात होती है इकोनॉमिक लिबर्टी की, नहीं होती। चलिए, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ओरिजिनली, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वो ओरिजिनली कितनी थी। फंडामेंटल ड्यूटीज पहले कॉन्स्टिट्यूशन में आई होंगी, कितनी थी और किस कॉन्स्टिट्यूशन में थी, ओरिजिनली प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, स्टार्टिंग में तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, तो कब थी, इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट या इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th अमेंडमेंट। तो किससे इंक्लूड हुई थी, ये हुई थी 44th अमेंडमेंट से, 44th अमेंडमेंट से हुई थी 1976 में, याद रखना। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी पहले थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, आज कितनी है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। 11th फंडामेंटल ड्यूटी कब आई थी, 2002 में आई थी। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आई थी, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। क्या थी ये, राइट टू एजुकेशन। किसको राइट टू एजुकेशन, भाई पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, और क्या आ सकता है यहाँ से, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड की थी फंडामेंटल ड्यूटीज, तो स्वर्ण सिंह कमेटी। फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल हैं या नहीं, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल नहीं होती। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई हैं, तो यूएसएसआर से ली गई। आप बताइए ज़रा, कैसे ना मैं डिटेल में बताऊं, लंबा नहीं बताऊं, इतने क्वेश्चन ही तो बनते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज से, तो रिवाइज हो गई ना फंडामेंटल ड्यूटीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन राइट इज वाइटल फॉर सक्सेस ऑफ एनी डेमोक्रेसी, मतलब किसी भी डेमोक्रेसी के लिए इनमें से कौन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू जुडिशियल रेमेडीज, राइट टू प्रॉपर्टी। तो कौन सा है,
भाई सबसे पहले अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही ना हो तो और चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। तो एक्सप्रेशन होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो 60 के साथ आ जाएगा आपका अब ए, मतलब आपकी वॉइस, आपकी बात रखने की फ्रीडम होनी चाहिए, आपका ओपिनियन, डिबेट करना, क्वेश्चन करना, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज द एम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना किसका एम है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहाँ है? पार्ट 4 में मेंशन है। कहाँ से लिए थे हमने? आयरलैंड से लिए थे। चलिए, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज सोल। तो किसको कहते हैं सोल? डायरेक्टिव प्रिंसिपल को नहीं, फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं, कोई सबको नहीं। प्रीएम्बल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो एक फंडामेंटल राइट है। तो इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32, तो इसको कहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी विच वाज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट से, आज है वो लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300 ए। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा उसको हटाया गया था? तो अभी हमने बात की है पीछे, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कब? 1978 में। अगर पूछा जाए ये पहले फंडामेंटल राइट कहाँ था, तो ऑप्शन ए हो 31st, आर्टिकल 31st। ऑप्शन सेकंड हो आर्टिकल 19 की सेक्शन 1 की सब सेक्शन एफ। तो ऑप्शन सी हो बोथ ए एंड बी। तो आप बोथ ए एंड बी लगाएंगे। आर्टिकल 31 के अंडर तो था ही था, आर्टिकल 19(1) की सेक्शन एफ भी करेक्ट आंसर होगी। हाँ जी, ये लीगल राइट्स है, ठीक है। चलिए, ये पता नहीं क्या हो जाता है, इसको गायब हो जाती हैं चीज़ें बीच से। इन इंडिया स्पेशल मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड सोशल वेलफेयर वाज फॉर्म्ड एट सेंटर इन। तो कब बनाई गई थी स्पेशल मिनिस्ट्री वुमेन एंड सोशल वेलफेयर के लिए? 206 में। 206 में बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। कितना हो गया आर्टिकल? ये आ गया 64। तो नेक्स्ट है आपका 65। अब ये 65 में क्या था? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर है ये 65। तो आर्टिकल 164, 341, आर्टिकल 342, आर्टिकल 338। तो ये क्या था? ये था कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट स्पेशल ऑफिसर की एससी एसटी के लिए, एससी और एसटीज के लिए। तो ये आर्टिकल आप याद रखेंगे। आप यहाँ से तो मिसप्रिंट है, आप पढ़ भी सकते हैं इसको। आर्टिकल 338 याद रखेंगे क्या बात करता है, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज प्रोवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू देयर। तो शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन हो, शेड्यूल ट्राइब की हो, वो तो पॉपुलेशन के हिसाब से होती है, किसकी कितनी पॉपुलेशन है। तो सी होगा इसका राइट आंसर। द मेन प्रोविजन ऑफ सिक्स शेड्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट होता है। सिक्स शेड्यूल जिसकी सोनम वांगचुक मांग कर रहे थे और आज वो जेल में हैं। द मेन प्रोविजन ऑफ सिक्स शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, तो किसकी बात करता है? रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब नहीं, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल लैंड नहीं, एटोनमी इन एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक है। क्या करता है ये? स्पेशल प्रोविजन देता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज के लिए। किस किस स्टेट के लिए पूछा जा सकता है? तो एटीएम से याद रखेंगे। एटीएम किसका? एटीएम मेरा एटीएम, माई एटीएम। ए से आसाम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम। तो एटीएम, ए टी डबल एम कैसे भी याद कर सकते हैं। चलिए, थ्री नेचुरल राइट्स मेंशन्ड बाय लॉक आर। तो लॉक ने कौन से तीन नेचुरल राइट की बात की है? तो याद करो जरा, जब हमने लॉक पढ़ा था तो मैंने बात की थी, किसकी बात की थी मैंने? जब हमने लॉक पढ़ा था डिटेल में तो हमने बात की थी एलएलपी की। एलएलपी यही बोला था ना मैंने। एल फॉर राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है नेचुरल राइट्स में लॉक, जॉन लॉक।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन एडवोकेट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी? तो पॉजिटिव लिबर्टी की बात कौन करते हैं? टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन, ठीक है। उसके बाद आइजा बर्लिन, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी किसने दिया था? टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी किसने दिया था? तो आइजा बर्लिन ने। जे.एस. मिल, नेगेटिव लिबर्टी। तो कार्ल मार्क्स तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं उनका, कैपिटलिज्म का सब कुछ, ठीक है। हाउ कैन द फंडामेंटल राइट्स बी प्रोटेक्टेड? फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? तो अ सिटीजन हुज फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है अप्रोप्रिएट रिट्स अगेंस्ट अथॉरिटी, ठीक है। कौन कौन सी रिट्स हैं? 6 रिट्स हम पढ़ चुके हैं। हैबियस कार्पस, मैंडेमस, उसके बाद आपकी आ गई, मैंडेमस के बाद आपकी कौन कौन सी आ गई? प्रोहिबिशन, सर्शोरेरी और क्यू व्रेंटो, क्यू व्रेंटो, ठीक है। पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें। आगे फिर से एक बार क्वेश्चन है, वहाँ कर लेंगे रिवाइज। द grant of franchise to women on equal terms the men is assertion of principle of, तो political equality की बात है। 71 के साथ है, इजी क्वेश्चन है। द पर्सन एसोसिएटेड विद PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के साथ जुड़े हुए 2 बंदे आपने याद रखने हैं। एक तो है जस्टिस, क्या नाम है? जस्टिस बागेवती, इनका नाम था, 2 पर्सन थे, जस्टिस PN भगवती, BHAG भगवती। एक थे जस्टिस PN भगवती और दूसरे थे जस्टिस VR कृष्णा अय्यर। कृष्णा अय्यर, ये दोनों पर्सन आपको पता होने चाहिए। जस्टिस भगवती, यहाँ स्पेलिंग गलत लिखा है, तो जस्टिस PN भगवती एंड VR कृष्णा अय्यर, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ से फिर से ये क्वेश्चन गायब हो गया है, प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये कुछ गड़बड़ हुई है। द क्रेडिट फॉर प्रीचिंग द लीगल थ्योरी ऑफ राइट इज, द क्रेडिट फॉर प्रीचिंग द लीगल थ्योरी ऑफ राइट इज टू, तो किसको जाता है? लीगल थ्योरी ऑफ राइट किसने दी है? हमने पढ़ा था, किसने दी है? ये दी है ऑस्टिन ने। किसने दी है? ऑस्टिन ने, लीगल थ्योरी ऑफ राइट ऑस्टिन ने। और क्या कहते हैं? ऑस्टिन को कहा जाता है फादर ऑफ एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल पॉजिटिविज्म, फादर ऑफ एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, एंड लीगल पॉजिटिविज्म, ठीक है। चलिए, द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ राइट इज एसोसिएटेड विद, तो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ राइट इज एसोसिएटेड विद, तो किसके साथ एसोसिएटेड है? 64 के साथ इकोनॉमिक थ्योरी। तो इकोनॉमिक थ्योरी की बात कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स, ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। चलिए, द जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, तो जुडिशियल रिव्यू किस पे बेस्ड होता है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, हाँ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मेरे हिसाब से तो दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, तो एक ई होना चाहिए जिसमें ए एंड बी, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट है, सेकंड भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, मार्क्सियन अप्रोच गेव मोर एम्फेसिस ऑन, तो जो लोग मार्क्सवादी थे वो ज़्यादा फोकस किस पे देते हैं? लीगल राइट्स पे नहीं, मार्क्स तो पैसे वाले हैं ना, वो लीगल पे क्यों देंगे? पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स। मार्क्स के लिए पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ है, पैसा ही हर चीज़ की प्रॉब्लम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड बाय कोर्ट फॉर रिलीज ऑफ पर्सन अनलॉफुली डिटेन, किसी को अनलॉफुल तरीके से डिटेन किया है तो उसके लिए कौन सा रिट इशू होता है कोर्ट में? तो कौन सा होता है? हैबियस कार्पस। कार्पस का मतलब क्या होता है? बॉडी के, जो अरेस्ट किया है, कोर्ट कहता है कि जो अरेस्ट किया है पर्सन उसको कोर्ट में पेश करो। तो एक तो हैबियस कार्पस हो गया, दूसरा हो गया मैंडेमस। मैंडेमस मीन्स कमांड, अगर कोई सरकारी ऑफिसर है वो अपना काम नहीं कर सकता तो उसके खिलाफ मैंडेमस इशू होता है कि हम आपको आदेश देते हैं, आप काम, अपनी ड्यूटी निभाइए। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू प्रोहिबिट, रोकना। यह हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है जब
लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बढ़ के काम कर रहा हो तो प्रोहिबिशन। नेक्स्ट होती है सर्शोरेरी। सर्शोरेरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। ये भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करते हैं। जब लोअर कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया हो तो हायर कोर्ट कहता है कि ये आपका फैसला गलत है, ये आपका डिसीजन गलत है, इसको क्वैश कीजिए। उसके बाद लास्ट कौन सा है? लास्ट है क्यूओ व्रंटो। मैंने एग्जाम्पल दी थी, कोई पटवारी तहसीलदार का काम कर रहा है तो कोर्ट बोलेगा आप किस अथॉरिटी से इस चेयर पर बैठे हैं। ठीक है, तो इजी वे में 5 की 5 रीट्स आपको याद हो गई। आर्टिकल 32 के अंडर आती हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज नॉट ओरिजिनली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा डीपीएसपी है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था, बाद में ऐड किया गया था? तो जब हमने ये डीपीएसपी पढ़े थे तो तब मैंने बोला था कि फ्री लीगल एड जो है वो बाद में डाला गया था आर्टिकल 39A के अंडर। ये आर्टिकल याद रखना है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये 1976 का। क्यों? टू प्रमोट जस्टिस। काउ की स्लॉटरिंग के लिए आर्टिकल 48 आप याद रखेंगे। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए आर्टिकल 45 याद रखेंगे, और ये भी बाद में डाला गया था 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी आर्टिकल 44। इंडिया में कौन कौन सी स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आज़ादी से पहले था गोवा में, और आज़ादी के बाद भी चलता आया, बट आज़ादी के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कानून बनाकर पास किया गया था। किसमें? अपने उत्तराखंड में। चलिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या आता है? डज नॉट इंक्लूड फ्रीडम ऑफ प्रेस। नहीं इंक्लूड फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसी के अंदर आता है। व्हेन डिड द मीसा रिप्रेसिव एक्ट, व्हेन डिड द रिप्रेसिव एक्ट मीसा वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मीसा कब पास हुआ था? तो मीसा पास हुआ था 1971 में। क्या था मीसा? याद रख, क्या था मीसा? मीसा था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। एम से मेंटेनेंस, आई से इंटरनल, एस से सिक्योरिटी, ए से एक्ट। कब पास हुआ? 1971 में। ठीक है, चलिए, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स? तो आर्टिकल 28 रिलीजन वाला है, 27 भी रिलीजन वाला है, 31 राइट टू प्रॉपर्टी था, तो आर्टिकल 30। ठीक है, बता दिए मैंने सारे। 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, 19 से लेके 22 फ्रीडम, 23-24 एक्सप्लॉयटेशन, 24 बच्चों के लिए, 23 बड़ों के लिए। ठीक है, 25 से लेके 28 राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और 29-30 माइनॉरिटीज के राइट। कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ फॉर्म्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन वाज अडॉप्टेड इन। तो कब अडॉप्ट किया गया था? यहाँ से भी मिसप्रिंट हो गया है। हाँ, स्कीम मिल गई। ठीक है, 1979 इसका आंसर है, 1979 में। ठीक है, हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन वुमेन्स के लिए जो थी उनको खत्म करने की बात की गई थी। गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट ऑफ पर्सन बाय पुलिस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस? तो ये कौन से आर्टिकल की बात करता है? याद करना, आर्टिकल 21A आता है ना, मैं श्योर नहीं हूँ, आप मुझे बताना। ये केस था डी के बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, अपार्थाइड टर्म केम टू लिंक्ड विद प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो साउथ अफ्रीका में ये मूवमेंट चली थी, साउथ अफ्रीका में मूवमेंट चली थी। याद करो, काला गोरा का जो भेदभाव था, जिसमें गांधी जी को भी फेस करनी पड़ी थी ये प्रॉब्लम, और बाद में गांधी के रास्ते पे, गांधी ने काफ़ी सारे सत्याग्रह किए, और इनके रास्ते पे चले थे नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला को कहा जाता है गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, अपार्थाइड मूवमेंट के एक बहुत बड़े फेस थे, सबसे बड़े पर्सन वही थे साउथ अफ्रीका में। UNHRC, देखना इसको यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के साथ कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे देख के जब हमें दिखता है UNDHR तो हमें लगता है ये शायद यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, तो हम
जल्दी से जल्दबाजी से मार्क कर देंगे 10 दिसंबर 1948 और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो पूछा हो UDHR, यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, DHR याद रखना है आपने, आगे वाले 3 DHR डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट की बात की हो तो तब तो 10 दिसंबर 1948 होगा, बट ये है UNHCR, हम पढ़ चुके हैं। क्या है ये है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। तो कब ये इस्टेब्लिश किया गया था? ये किया गया था 14 दिसंबर 1950, 14 दिसंबर 1950। According to Constitution of India, which one of the following rights cannot be taken away ड्यूरिंग इमरजेंसी लगी हो तो कौन सा इनमें से राइट है जो आपसे नहीं लिया जा सकता? भाई राइट टू लाइफ, जीने का हक थोड़ी ना कोई ले सकता है, ठीक है, बाकी सब जा सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखना, स्टैट्यूटरी बॉडी है। कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 12 अक्टूबर, पढ़ चुके हैं हम, 12 अक्टूबर 1993, ठीक है। किसके लिए? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, इसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 भी कहते हैं, ठीक है। PUCL स्टैंड फॉर, तो ये क्या है? PUCL स्टैंड फॉर, ये क्या है? कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाता क्या है, पूछा गया है, तो क्या है ये है PUCL, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी। क्या है ये, क्यों इंपॉर्टेंट है? पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी ये है इंडिया का लार्जेस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। कब बनाया था? 1976 में। किसने? जेपी ने। जेपी कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने बिहार मूवमेंट या बिहार संपूर्ण क्रांति को लीड किया था और इंदिरा गांधी की सरकार तक गिरा दी थी और जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है, हमने जयप्रकाश नारायण में पढ़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल राइट, सिविल लिबर्टी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू राइट टू एजुकेशन वाज पास, तो राइट टू एजुकेशन बहुत बार हम पढ़ चुके हैं अभी, 1900 कब पढ़ा था राइट टू एजुकेशन? 2002 में, 2002 में। अभी ऊपर कितनी बार आया है? नेम द एक्ट विच प्रिस्क्राइब फॉर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए कौन सा एक्ट था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, ठीक है। चलिए यहाँ क्या है? आर्टिकल आर्टिकल 17, तो आर्टिकल 17 क्या बात करता है? आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, टाइटल आर्टिकल 18, फ्रीडम आर्टिकल 19, रिलीजन आर्टिकल 25 या 25 टू 80 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। राइट टू प्राइवेसी इज, तो बात कर चुके हैं हम, राइट टू प्राइवेसी नहीं किया। राइट टू प्राइवेसी क्या है? फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, ठीक है, फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट, इसको ऐसे भी कहते हैं NCDHR वाज स्टार्टेड इन, तो ये स्टार्ट हुआ था 1998 में, 1998 में। बड़े दमदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए तो आपको फायदा हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑन राइट्स टू डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय UN जनरल असेंबली इन, तो कब किया था? ये किया था 1986 में, ठीक है, 1986। ऑन 24 अगस्त 1936 ऑल इंडिया सिविल लिबर्टीज यूनियन ICLU वाज फाउंडेड इन, तो बम्बे में बनाया गया था, याद रखेंगे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, या तो आता है बंदे को या नहीं आता, नहीं आता तो गया, आता है तो निकल गया, ठीक है। हु रेज द स्लोगन डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये जनता पार्टी थी, जिसको जयप्रकाश नारायण अगर ऑप्शन में हो तो आप लगा सकते हैं, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, ठीक है। ये पता नहीं क्या हो जाता है इसको, थोड़ा सॉफ्टवेयर की नॉलेज मुझे कम है। ऑन विच एनिवर्सरी ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स द स्लोगन ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल वाज अडॉप्टेड, तो क्या था ये था कितने नंबर का? हाँ, ये था 58th नंबर का। कब की बात है? 50 नंबर का, 1998 में, ठीक है, 50 नंबर 1998। चलो, हेलसिंकी डिक्लेरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन में आपने पढ़ा होगा।
हेलसिंकी डिक्लेरेशन 1964 इज कंसर्न विद, तो किसके साथ कंसर्न था? ये कंसर्न था ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन के साथ। क्या है ये सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल हैं जो डेवलप किए थे वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा 1964 में। ठीक है, चलिए। ह्यूमन राइट्स मूवमेंट इन इंडिया गॉट इट्स जर्मिनेशन ड्यूरिंग, तो कब मिली थी इंडिया में? इमरजेंसी के टाइम, 75 से 79, इमरजेंसी के टाइम जब जनता गवर्नमेंट बनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रिफ्यूजीज, दे आर आउटसाइड देयर कंट्रीज, हाँ बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, यहाँ नॉट करेक्ट पूछी है। फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन का डर होता है, एब्सेंस ऑफ नेचुरल प्रोटेक्शन, यस पॉवर्टी एज ए रीजन फॉर बीइंग आउटसाइड, नहीं गरीबी तो नहीं होती, तो डी है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये था आज का मॉक। कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, कौन कौन सा गलत है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इतना एक्सप्लेनेशन चाहिए या जल्दी जल्दी सीधा आपको आंसर चाहिए? तो वैसे तो आपके 50 क्वेश्चन 10-15 मिनट में भी हो जाएंगे। ठीक है, और हमने इसके अलावा हमने आपके कंप्लीट सिलेबस के क्विक रिवीजन नोट्स बनाए हैं जो आप 2 से 3 दिन में पूरे का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स हैं, रिवीजन नोट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।